से सोहेल के साथ। बहुत शुक्रिया शिखा आपका। तो सबसे पहले आज ये भारत की बात है में हम बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी मुश्किलों में फंस गए। राहुल गांधी के दफ्तर पर हमला हो गया। बड़ी खबर यह है, आपको बता दें, राहुल गांधी को इल्म भी नहीं होगा, उनके दफ्तर में हमला हो गया, दफ्तर में तोड़फोड़ हो गई। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, राहुल गांधी के दफ्तर की तस्वीरें देख रहे हैं, कैसे लोग दीवार फांद कर राहुल गांधी के दफ्तर में घुस गए। न सिर्फ दफ्तर में घुसे दीवार फांद कर, बल्कि हाथों में झंडे भी थे। ये किसके कार्यकर्ता थे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन राहुल के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की है इन कार्यकर्ताओं ने। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह तोड़फोड़ की है। राहुल गांधी का दफ्तर है, अंदर घुसे हैं, अंदर घुसे, टेबल में तोड़फोड़ की, खिड़कियों में तोड़फोड़ की, पर्दों में तोड़फोड़ की। वो जो आप देख रहे हैं, खिड़की से घुसते हुए भी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल के दफ्तर में दीवार फांद कर कैसे घुसे, उसके बाद खिड़कियों से घुसे। झंडे आपको नजर आ रहे होंगे इन तस्वीरों में, बैक टू बैक अगर आप बाकी विजुअल भी चलाएं। ये जो झंडे हैं, ये एसएफआई के झंडे। कौन है एसएफआई, कैसे राहुल गांधी के दफ्तर में घुस गए और दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की। और ये आप देख रहे हैं, इनके हाथों में झंडे थे, एसएफआई के झंडे थे। एसएफआई के बारे में आपको बताऊंगा और क्यों ये राहुल गांधी के दफ्तर में तोड़फोड़ कर रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा। न सिर्फ घुसे, बल्कि राहुल के दफ्तर में जो कर्मचारी मौजूद थे, उन कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की गई है। वो कर्मचारियों को भी पीटा है इन लड़कों ने। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, राहुल गांधी के दफ्तर की तस्वीरें हैं। क्यों राहुल गांधी के, अब देखिए जरा, कर्मचारियों को पीटा है। जो कर्मचारी वहां मौजूद थे, राहुल क्या काम करते थे, कोई सफाई करता था, कोई खाना बनाता था, जो जिसको मिला उसकी पिटाई की गई। राहुल गांधी के दफ्तर में ये हमला किया गया और उसके बाद तोड़फोड़ की गई और मारपीट की गई। आइए मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी के दफ्तर में आखिर ये हमला क्यों हुआ, किस लिए हुआ, राहुल गांधी को भी नहीं पता। दरअसल राहुल गांधी, आपको बताऊं, वायनाड से सांसद है, केरल के वायनाड से सांसद है। तो राहुल के वायनाड दफ्तर पर यह हमला हुआ है। संभव है राहुल गांधी उस वक्त दफ्तर में मौजूद नहीं थे। दोपहर 3 बजे अचानक एक भीड़ ऑफिस के अंदर घुस गई राहुल के। कोई गेट से घुसा, कोई खिड़की से घुसा, जिसको जहां से जगह मिली वो वहां से घुसा और उसके बाद दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की गई। न सिर्फ इतना, कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई, वो भी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई। साथ ही साथ काफी देर तक बवाल चलता रहा। और आप सोचिए जरा, हमला किसने किया, हमला किया, हमले के पीछे क्या केरल सीपीएम की साजिश है। वो लेफ्ट पार्टी जो राहुल गांधी के साथ खड़ी रहती है। राहुल गांधी और कांग्रेस जिस लेफ्ट पार्टी के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि तोड़फोड़ का आरोप एसएफआई पर लगाए स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि सीपीएम की छात्र इकाई है, उसके कार्यकर्ता राहुल के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ करने पहुंचे थे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दरअसल राहुल गांधी ने, इनका गुस्सा क्यों था कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिस पर राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली। इनका कहना है राहुल गांधी उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसलिए राहुल का दफ्तर तोड़ दिया। और पर्यावरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, दरअसल संरक्षित वनों के आसपास ESZ घोषित करना। ESZ है पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए। इस क्षेत्र को 1 किलोमीटर का दायरा ESZ घोषित हुआ है और नियम के मुताबिक निर्माण और खनन यहां नहीं हो सकता है। लोगों की मांग है कि राहुल ने इस पर चुप्पी क्यों साध ली। आइए मैं आपको सुनवाता हूं कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के दफ्तर में हुए हमले पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। Today around 3 p.m. a group of SFI workers and leaders forcefully encroached the office of Wayanad MP Rahul Gandhi, our leader Rahul Gandhi's office, and they have attacked the office people, our Rahul Gandhi staff, brutally. We don't know the reason. They are telling they are agitating against buffer zone. I don't know what is the role of Rahul Gandhi in this issue. These SFI boys are marching to Rahul Gandhi's office and attacking his office brutally. Most are. तो केसी वेणुगोपाल को आपने सुन लिया, वो सीधे तौर पर सीपीएम की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। सोचिए, ये वो दल है जो पश्चिम बंगाल में जाकर हाथ मिला लेते हैं और केरल में राहुल गांधी का दफ्तर घुसकर तोड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। आइए अब आपको बताता हूं केरल के जो सीएम है पिनराई विजयन, वो क्या कह रहे हैं। उनका कहना है राहुल के ऑफिस के खिलाफ हिंसा की मैं निंदा करता हूं। सभी को अपनी राय रखने और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का अधिकार है, लेकिन हिंसा का सहारा लेना ठीक नहीं है, ये सीएम ने कहा।
जिन्होंने यह हमला किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये कहना है मुख्यमंत्री का। बहरहाल राहुल का दफ्तर तो तोड़ा जा चुका है। खबरों में आगे बढ़ते, ये तोड़फोड़ केरल में नहीं हो रही। आइए बात मुंबई की करते। मैं मुंबई में मौजूद हूं, उद्धव ठाकरे के घर के बाहर मैं खड़ा हूं। एक तोड़फोड़ यहां भी शुरू हो गई है। कैसे महाराष्ट्र में आर पार की स्थिति पैदा हो गई। पहली तस्वीर में जो आपको दिखाऊंगा, मुंबई में कैसे उन बागी विधायकों के दफ्तरों में तोड़फोड़ शुरू हो गई है जो दरअसल गुवाहाटी भागकर पहुंच गए। जी हां, महेश, विधायक महेश का दफ्तर आप देख रहे हैं। ये मुंबई के कुर्ला में मौजूद दफ्तर है जहां मैं मौजूद हूं। यहां से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी होगी, 20 मिनट का रास्ता होगा। कुर्ला के विधायक जो है मंगेश, इनके दफ्तर में कुछ लोग पहुंचे। उन्होंने आरोप ये लगाया गया ये शिवसेना के कार्यकर्ता हैं। इन लोगों ने उनके बोर्ड को तोड़ डाला, जो दफ्तर के बाहर बोर्ड लगा था उनकी फोटो को फाड़ दिया। यानी जो बागी विधायक गुवाहाटी में, उनके दफ्तर में तोड़फोड़ शुरू हो गई। यही डर वो बागी विधायक गुवाहाटी से दिखा रहे हैं कि उनका परिवार सुरक्षित नहीं है, उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी। अगर वो वापस आएंगे उनके लिए मुश्किल हालात हो सकते हैं। जो जिम्मेदारी राज्य की पुलिस की है सुरक्षा देना। सिर्फ इतना ही नहीं, बागी विधायक के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई एम्बुलेंस के साथ। अगर आप दिखाइए, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कुर्ला में जो है प्रदर्शन हुआ है, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बागी विधायक के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, इन लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। ये प्रदर्शन करते हुए लोग, इस तरह के प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं, लेकिन हिंसा करना किसी भी हाल में जायज नहीं है। किसी की बात से आप ना इत्तेफाक हो सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर हाथ उठाना, मारपीट करना, दफ्तर में तोड़फोड़ करना पूरी तरह से गैर कानूनी। इतना ही नहीं, यहां मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। एकनाथ शिंदे के जो पोस्टर, दिलीप लांडे, एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। दिलीप लांडे, देखिए दिलीप लांडे जो आज पहुंचे हैं गुवाहाटी, जो कल तक यहीं थे। दिलीप लांडे की गुवाहाटी पहुंचने के बाद उनके जो पोस्टर यहां लगे, उनके पोस्टर पर भी काली पोत दी गई है। तो यहां जो माहौल है वो कहीं अराजक ना हो जाए, इसके लिए पुलिस को यहां बहुत चुस्त दुरुस्त रहने की जरूरत है, हालात कहीं खराब ना हो जाए। लेकिन मैं जहां मौजूद हूं, अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। शरद पवार आज शाम 6:30 बजे यहीं पहुंचे। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते से शरद पवार की गाड़ी अंदर एंटर हुई उद्धव ठाकरे के घर की तरफ। शरद पवार अंदर दाखिल हुए। पवार कई घंटों तक, यानी मैं बताऊं 6:30 बजे पवार अंदर दाखिल हुए थे और 8:30 बजे तक ये बैठक चलती रही, लगभग 2 घंटे। इस बैठक में हुआ क्या, पवार क्या किसी प्लानिंग के साथ आए थे, क्योंकि पवार अकेले नहीं थे। पवार की गाड़ी में मैं आपको बताऊं शरद पवार खुद बैठे थे। मैंने देखा पीछे जयंत पाटिल और अजित पवार भी गाड़ी में बैठे थे। लेकिन पवार का गेम प्लान क्या है? पवार बेवजह नहीं आए, उनके आने के पीछे बड़ी वजह रही होगी। तो पहली वजह, महाराष्ट्र के हालात पर उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार की बैठक हुई। मातोश्री पर शाम 6:30 बजे बैठक शुरू हुई थी और 8:30 बजे तक बैठक चलती रही। पवार के साथ अजित पवार, जयंत पाटिल मौजूद थे, जैसा कि मैंने बताया। प्रफुल्ल पटेल भी बैठक में मौजूद थे, एनसीपी के नेता। बैठक में के बीच में संजय राउत भी पहुंच गए और बैठक में सभी विकल्पों पर चर्चा हुई कि आखिर क्या किया जाए। आपको बताऊं कि बैठक में शिवसेना ने कल दोपहर 1 बजे भी एक बैठक बुला ली है। जो उनके एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी सचिवों की बैठक बुलाई है। 2 घंटे तक बैठक चली और पवार ने, बड़ी बात जो इस बैठक में निकलकर सामने आई कि सूत्रों से जानकारी मिली कि शरद पवार ने बैठक में पहुंचने के बाद उद्धव ठाकरे से कहा वो इस्तीफा दे दे। सोचिए जरा, जो शरद पवार इससे पहले कह रहे थे तैयार है, कल कह रहे थे फ्लोर टेस्ट, आज उद्धव को क्या वो ये राय दे सकते हैं कि वो इस्तीफा दे दे? यही बात मैंने पूछने की कोशिश की। जब शरद पवार यहां से निकले तो उनके साथ पीछे जयंत पाटिल बैठे हुए थे। मैंने ये सवाल जब जयंत पाटिल से पूछा क्या शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने के बारे में कहा है, तो जयंत पाटिल ने हाथ हिलाकर मुझे ना का इशारा किया है। वो सीक्वेंस जरा देखिए, जब शरद पवार की गाड़ी निकल रही थी यहां से। पवार साहब क्या इस्तीफे की पेशकश की गई सर? क्या इस्तीफे की पेशकश की गई सर? एक खबर चली सर, इस्तीफे की पेशकश नहीं की गई। इस्तीफे की पेशकश जयंत पाटिल ने हाथ हिलाकर कहा इस्तीफे की पेशकश नहीं की गई है। यही सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं पवार साहब। पवार साहब क्या इस्तीफे की पेशकश की गई सर? क्या इस्तीफे की पेशकश की गई सर? एक खबर चली सर, इस्तीफे की पेशकश नहीं की गई। इस्तीफे की पेशकश जयंत पाटिल ने हाथ हिलाकर कहा इस्तीफे की पेशकश नहीं की गई है। यही सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं पवार साहब। तो आपने देखा कैसे जयंत पाटिल ने खुद, जब मैंने उनसे सवाल पूछा क्या इस्तीफे की पेशकश की गई, तो जयंत पाटिल ने साफ इशारा किया ना। अब
हकीकत क्या है ये शरद पवार जानते हैं, जयंत पाटिल जानते हैं, ये अंदर बात क्या हुई। लेकिन एक और बैठक हुई, बैठकों पर बैठक हुई, एक और बैठक हुई, वो बड़ी बैठक थी शिवसेना भवन में। जी हां, ये जो बैठक हुई सेना भवन में, जो शिवसेना का आधिकारिक दफ्तर है, उस भवन में ये बैठक हुई। इस बैठक में सबसे पहले आदित्य ठाकरे पहुंचे। मैं आपको बताऊं, आदित्य ठाकरे सेना भवन पहुंचे, विक्ट्री का साइन उन्होंने दिखाया। ये जो बैठक थी, जो यहां के जिला प्रमुख हैं उन्हें बुलाया गया था। कोई लातूर से आया था, कोई गढ़चिरौली से आया था, अलग अलग जगह से जिला प्रमुख आए थे जिन्हें बुलाया गया। और तस्वीर में अगली दिखाऊं कि उद्धव ठाकरे इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, यानी वीसी के जरिए उद्धव ठाकरे ने इन कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लगभग एक घंटे तक उद्धव ठाकरे ने इन कार्यकर्ताओं से बात की। मैं आपको बताऊं कि उद्धव ठाकरे ने इस बैठक में आखिरी दांव चला है। इस बैठक में क्या आखिरी दांव है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा इस बैठक में। सरकार पार्टी बचाने के लिए उद्धव का ये नया दांव था और उद्धव ने कहा मैंने वर्षा बंगला छोड़ा है लेकिन सीएम का पद नहीं छोड़ा, मैंने कुर्सी नहीं छोड़ी है, सिर्फ बंगला छोड़ा है। उद्धव ने कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं से कि आखिरी वक्त तक लड़ते रहेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा मुझे कभी सत्ता का मोह नहीं रहा, मुझे कभी सत्ता का लोभ नहीं रहा, ये भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा। ठाकरे, उन्होंने कहा जो लोग भाग के गए ये ठाकरे का नाम लिए बिना नहीं रह सकते हैं, यानी ठाकरे नाम लिए बिना इनके लिए मुश्किल होगा मुंबई में आकर, महाराष्ट्र में आकर वोट मांगना। शिवसेना तोड़ने की साजिश रची गई, ठाकरे ने संबोधित करते हुए कहा। विधायकों को लालच दिया गया जो गुवाहाटी में मौजूद है, काबिल अगर नहीं है, उन्होंने अपने लिए कहा कि अगर मैं काबिल नहीं हूं तो मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूं, यह भी कार्यकर्ताओं से कहा। उन्होंने कहा आदित्य ठाकरे को लेकर सवाल उठाए गए, यानी एकनाथ शिंदे और विधायकों की तरफ से आदित्य ठाकरे को लेकर सवाल उठाए गए, तो उन्होंने कहा एकनाथ शिंदे का बेटा भी सांसद है तो मेरे बेटे पर आप सवाल मत उठाइए। अब आइए, अब मैं आपको सुनवाता हूं, जरा सुनिए उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से क्या कहा। काय केलं तो आज तुम्ही आमदार नेल्यात घेऊन गेलात, घेऊन जा, आणखीन कोणाला घेऊन जायचं घेऊन जा, आपलीच माणसं फोडायची आणि आपल्या अंगावरती सोडायची। म्हणजे तुम्ही लढत राहा, आम्ही आमचं काम मोकाटपणाने आम्ही चरत राहू, तुम्ही एकमेकांना भांडण, मग त्या राणेला सोडायचं आपल्या अंगावरती, आता ह्यानं आपल्या अंगावर सोडा, त्याने आपल्यावरती आरोप करायचे, आपण त्यांच्यावरती आरोप करायचे, हे आणि हे चरायला मोकळे। तो आपने सुन लिया उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से बात की और उसके बाद आदित्य ठाकरे काफी देर बाद, इस पूरी बातचीत के लगभग एक घंटे बाद आदित्य ठाकरे निकले। जिस वक्त निकले उस वक्त भी उन्होंने विक्ट्री का साइन बनाया हुआ था, कुछ बोलने से बच रहे थे। लेकिन एक बड़ी बात, जब उनसे मैंने सवाल पूछा कि आदित्य ठाकरे ये बताइए क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने वाले, तब आदित्य ठाकरे इस सवाल से बचते नजर आए। देखिए जरा, जब आदित्य ठाकरे निकले उस वक्त मैंने कई बार इस सवाल को उनसे पूछा क्या कैसे बचते हुए, देखिए आदित्य, देखिए जरा। आदित्य ठाकरे यहां से गाड़ी निकल रही है, आदित्य ठाकरे की आप देख रहे हैं, आदित्य ठाकरे की गाड़ी का काफिला यहां से निकल रहा है और ये आप देख रहे हैं उनकी गाड़ी यहां से निकल रही है, जिसे आप देख रहे हैं। आदित्य आगे की प्लानिंग क्या? आदित्य क्या आदित्य आगे की तैयारी क्या है? उद्धव ठाकरे, आदित्य क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे? आदित्य क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे? आदित्य क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे? आदित्य क्या आदित्य कुछ कहना चाहेंगे? आदित्य पार्टी बचाना चुनौती है। आदित्य पार्टी बचाना चुनौती है। आदित्य कुछ कहना है जी? आदित्य नहीं खुद को बचाओ, पेट बचाओ। आदित्य अभी क्या चैलेंज क्या है? भागो मत। आदित्य चैलेंज क्या है? आदित्य ठाकरे यहां से गाड़ी निकल रही है, आदित्य ठाकरे की आप देख रहे हैं, आदित्य ठाकरे की गाड़ी का काफिला यहां से निकल रहा है और ये आप देख रहे हैं उनकी गाड़ी यहां से निकल रही है, जिसे आप देख रहे हैं। आदित्य आगे की प्लानिंग क्या? आदित्य क्या आदित्य आगे की तैयारी क्या है? उद्धव ठाकरे, आदित्य क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे? आदित्य क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे? आदित्य क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे? आदित्य कुछ कहना चाहेंगे? आदित्य पार्टी बचाना चुनौती है। आदित्य
आदित्य, पार्टी बचाना चुनौती है। आदित्य 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 कुछ कह रहे हैं जी? आदित्य नहीं नहीं, खुद को बचाओ, पेड़ बचाओ। आदित्य अभी क्या चैलेंज क्या है? आदित्य भागो मत। आदित्य चैलेंज क्या है? तो आदित्य ठाकरे को बेशक ये सवाल अच्छे नहीं लग रहे होंगे उस दौर में जब सत्ता जा रही है और उनसे पूछा जाए कि क्या इस्तीफा देंगे जब आपके पास विधायक ना हो, बहुमत ना हो, तो उन्हें भी ये सवाल अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने मैंने जब पूछा कि सरकार गिर जाएगी, इस्तीफा देंगे, तो उन्होंने पलट के मुझे कहा कि आप ना गिर जाएं। बेशक उन्हें ये सवाल चुभ रहे होंगे, लेकिन जो अंदर जिला प्रमुख मौजूद थे जब वो बाहर निकल कर आए, उनसे मैंने बात की। सुनिए जरा वो क्या कह रहे थे शिवसेना भवन के बाहर, जो ये जिला प्रमुख थे, अलग अलग जिलों से आए थे। एक बार उन्हें सुनिए, उद्धव को सुनने के बाद वो क्या कह रहे हैं। उद्धव जी ने ये कहा कि मैंने वर्षा छोड़ा है, अभी लड़ाई नहीं छोड़ी। नहीं, सही बात है। उन्होंने कहा मैंने जिद नहीं छोड़ी, मैंने कोशिश नहीं छोड़ी, मैंने सिर्फ मोह छोड़ा है, जो कि मुख्यमंत्री बन के रहना, ये मैंने छोड़ा है। मुख्यमंत्री पद छोड़ा नहीं छोड़ा है, और मैंने अभी तक कोशिश नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री रहेंगे या इस्तीफा दे देंगे? वैसा तो अब आने वाला समय ही बताएगा। बोला कुछ उस पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। क्या तबीयत कैसी लग रही थी उनकी? साहब की तबीयत थोड़ी सी खराबी है। साहब को लग रहा था देख के, लग रहा है कोविड हो गया है, उनकी तबीयत खराब है। फिर भी वो हमारे सभी पदाधिकारियों के साथ बात कर दी उन्होंने। तबीयत खराब है या विधायक चले गए इसलिए थोड़ा सा? ऐसा कुछ भी नहीं। उनके बात करने से या उनके हौसले से ऐसा नहीं दिखता कि कुछ एमएलए उनको छोड़ के गए। मायूसी तो नहीं उनको? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। उनका जो हौसला है वो मजबूत है, जैसे पहले थे वैसी है। गुवाहाटी वाले कह रहे हैं आप धमका रहे हैं। नहीं, धमका रहे, उनको लग रहा है धमका रहे। शिवसेना में ये नहीं आदेश दिया जाता है। शिवसेना का बाला साहब से लेके आप हमें डरा नहीं सकते? नहीं, डरा नहीं सकते तो वो डरा नहीं सकते, ये बोल रहे हैं, इसका मतलब वो डर रहे हैं। आप डरा रहे हैं? नहीं, वो ये बोलने का उनका मतलब हो गया, इसलिए इसका मतलब हो गया कि वो डर रहे हैं हमारे से। अभी तैयारी यहाँ सरकार बचाने की है या बीएमसी चुनाव की है? नहीं, शिवसेना पक्ष जो है, पहला संगठना इम्पोर्टेंट है, शिवसेना इम्पोर्टेंट है, और पार्टी बचानी पहले। पहला पार्टी का महत्व ज्यादा है। हम शिवसैनिक है, हम रोड पे है, हम हमारा संघर्ष चालू रखेंगे। उद्धव ठाकरे की तैयारी क्या है? आगे आप लोगों से क्या बोले? उद्धव साहब ने वही बोला, संघर्ष करना है फिर से। ये पहली बार है कि लोग निकल के संघर्ष सरकार बनाए रखने के लिए करना है या पार्टी बनाए रखना? तो ये बैठक हुई, इससे पहले ये बैठक हुई 1 से 1:30 बजे के बीच, लेकिन इससे पहले आज 11 बजे भी एक बैठक हुई। ये बैठक भी बड़ी थी। संजय राउत अचानक मिलने पहुंचे शरद पवार से वाईबी सेंटर, यशवंत राव चौहान सेंटर पहुंचे शरद पवार से मिलने। यहां इससे पहले भी बैठकें हुई, यहां जयंत पाटिल भी मौजूद थे। इस बैठक के बारे में आपको बताऊं, पवार जब यहां पहुंचे तो पवार के तेवर अचानक बदल गए। जो पवार कल तक कह रहे थे, पहले दिन कह रहे थे वापस आइए बात करिए, उससे पहले कह रहे थे सीएम की कुर्सी ले लीजिए, उसके बाद बोल रहे थे कि एमबीए के साथ हम गठबंधन तोड़ लेंगे, आज अचानक वो अल्टीमेटम देने लगे। ऐसा कैसे हुआ? पवार से मुलाकात के बाद शिवसेना के तेवर बदल गए। संजय राउत के बयान के बाद घमासान और तेज हो गया। आपको बताऊं, पहले एमबीए गठबंधन से हटने की बात कही थी संजय राउत ने कि आइए बात करिए आमने सामने आकर, हम गठबंधन से हट जाएंगे, लेकिन सामने आकर बात करिए। पवार से मुलाकात के बाद राउत का चैलेंज सामने आया। आपको बताऊं, शिंदे गुट को बहुमत साबित करने की चुनौती दी और मुंबई आकर सामना करने की चुनौती दी। इतना ही नहीं, कहा आ जाओ 24 घंटे में, वरना विधायकी भी चली जाएगी और एमएलए भी नहीं रहोगे। आपको बताऊं, और फ्लोर टेस्ट में महाअघाड़ी की जीत का दावा किया संजय राउत ने। सदन से सड़क तक लड़ाई जीतने का दावा किया। संजय राउत के बयान पिछले 3 दिन में 3 बार बदल चुके हैं और 3 दिन में 3 बार उनके तेवर भी बदल चुके हैं। ये ऐसा ही है या इसके पीछे कुछ और वजह है? सुनिए जरा संजय राउत। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सत्ता जाएगी, और क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकते। या सगळ्या आमदारांची इच्छा आणि भूमिका असेल की महाविकास आघाडीतून शिवसेनेनं बाहेर पडलं पाहिजे आणि एक वेगळा विचार केला पाहिजे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है, लेकिन पूरी तैयारी है। आप आइए, अब हमारा चैलेंज, आप आइए। नहीं, मैं पूछ रहा हूं पैकेज भी लिखा। तो आप सुन रहे थे संजय राउत को, संजय राउत किस तरह से उनके बयान बदलते रहे। लेकिन बेशक
मुंबई में जो भी घटनाक्रम हो रहा हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसके उलट दूसरी तरफ गुवाहाटी में शिंदे अपनी ताकत लगातार दिखा रहे हैं। शिंदे हर रोज एक नया वीडियो जारी कर रहे हैं। शिंदे हर रोज एक नई तस्वीर विधायकों के साथ खड़े होकर दिखा रहे हैं, भेज रहे हैं, वायरल हो रही है, यहां तक पहुंच रही है। ये तस्वीरें सिर्फ ऐसे ही नहीं शिंदे भेज रहे हैं, ये बाकायदा एक साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट कर रही है, दबाव बना रही है यहां मौजूद शिवसेना पर, एनसीपी पर और कांग्रेस पर कि आखिर क्या होगा, शिंदे आगे क्या करेंगे। अब सिर्फ उद्धव ठाकरे और बाकी दल यहां जो मौजूद है वो इसी आस में है कि शिंदे आगे क्या करने वाले। लेकिन आपको बताऊं, एक और विधायक, अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, दिलीप लांडे, जिनके पोस्टर पर मुंबई में कालिक पोती गई, वो दिलीप लांडे भी गुवाहाटी लैंड कर गए। जो कल तक यहीं थे, एक और विधायक वहां पहुंचे, तो जो शिंदे की स्ट्रेंथ लगातार बढ़ा रहे हैं, कम से कम ये तस्वीरें बता रही हैं। अब बागियों पर एक्शन की बात हो रही है। जी हां, उद्धव ठाकरे जो दांव थे वो दांव चल रहे हैं। एक्शन कैसे? बागियों के खिलाफ एक्शन के मूड में है शिवसेना। पहली बड़ी चीज, 16 बागियों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। 16 बागियों को कहा गया कि अयोग्य घोषित कर देंगे, वापस आ जाओ। इससे पहले 12 को किया गया था, 4 अब किया गया है। शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर को बाकायदा चिट्ठी लिख दी है। आपको बता दें, डिप्टी स्पीकर जो है वो एनसीपी के हैं और उद्धव का बागी विधायकों को अल्टीमेटम है। अल्टीमेटम ये 24 घंटे के अंदर मुंबई लौट कर आ जाओ वरना कार्रवाई होगी। और इसके बाद बागियों से कोई बात नहीं होगी 24 घंटे के बाद, उन्होंने ये भी कहा। लेकिन गुवाहाटी में बागियों की संख्या लगातार बढ़ रही। सोचिए, धमकियों का कोई असर नहीं हो रहा, यानी इमोशंस का कोई असर नहीं हुआ। इमोशंस के बाद मनाने का असर नहीं है, धमकियों का असर नहीं है। बागी विधायक गुवाहाटी में मौजूद है। 2/3 से ज्यादा एमएलए का समर्थन का दावा किया गया है। शिंदे ने खुद को विधायक दल का नेता बताया, इसके लिए भी बाकायदा चिट्ठी आ चुकी है। शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर को हटाने की मांग कर दी। उनका कहना है डिप्टी स्पीकर एनसीपी के, हमारी सुनेंगे नहीं। शिंदे ने गुवाहाटी में एक कानूनी विशेषज्ञ से मुलाकात की। आपको बताऊं, शिंदे गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल से आज 2 से 3 घंटे के लिए निकले थे। कहां निकले? शोर ये मचा क्या शिंदे, किसी ने कहा कामाख्या मंदिर जा रहे हैं, मंदिर गए। कहा गया कि शिंदे मुंबई आ रहे हैं, फिर कहा गया शिंदे दिल्ली जा रहे हैं। हकीकत यह है कि शिंदे दरअसल वकीलों से मिलने गए थे कि आखिर आगे की तैयारी क्या करनी है। आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर सुनिए जरा इन सब पर क्या कहना है शिवसेना की नेता सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का और बागी विधायक दीपक केसरकर का। दोनों को सुनिए। लीगल ग्राउंड्स हो, टेक्निकल ग्राउंड्स हो, पॉलिटिकल ग्राउंड्स हो, हम लोग बहुत क्लियर हैं कि ये जो हुआ है वो लीगली गलत है, टेक्निकली गलत है, एंड दे विल नॉट बी एबल टू स्टैंड लीगल स्क्रूटनी। लड़ाई पहली बार नहीं लड़ी है, बार बार हमने काफी पहली बार भी लड़ी है। जिन जिन लोगों पे भरोसा किया उन्होंने ही पीठ पे खंजर घोंपा है। तो लड़ाई लड़ चुके हैं, लड़ाई लड़ेंगे और हमारे सारे शिव सैनिकों में ये क्षमता है कि लड़ेंगे और डट के लड़ेंगे और जीतेंगे। ये जो पार्टी है जो रजिस्टर हुई है उसके पास 56 विधायक थे, उसमें से एक हम गुजर गए हैं, तो हम लोग अभी 55 है। तो 55 जिसकी स्ट्रेंथ है, 15 लोग उसको निकाल सकते हैं क्या? कितने सिग्नेचर्स है उनके जो रिजोल्यूशन है, और फिर भी उसको एक्सेप्ट करते हैं हमारे ऑनरेबल स्पीकर। तो स्पीकर के ऊपर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाया हुआ है, और जब नो कॉन्फिडेंस मोशन इनफोर्स होता है तो वो कभी भी ऐसे नहीं कर सकते। और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज पर नेचुरल जस्टिस हमको सुनवाई का मौका देना चाहिए, और वो न देते हुए अगर आप किसी को बर्खास्त करते हैं तो आपका जो भी डिसीजन है वो कोर्ट तुरंत उसको क्वैश कर देगी। और आइए, आपने सुन लिया शिवसेना की नेता को भी और बागी विधायक को भी। लेकिन मानिए अगर बहुमत परीक्षण की बारी आती है, इससे पहले खुद शिवसेना कह रही है हम इसके लिए तैयार हैं, तो मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने जा रहा हूं। बहुमत परीक्षण की बारी आती है तो हालात क्या होंगे, देखिए जरा। हालात कुछ ये होंगे कि शिवसेना के पास है 12 विधायक और एनसीपी के पास 53 विधायक, कांग्रेस के पास 44 विधायक है। इन सबको जोड़ दें तो कुल विधायक हो जाते हैं 109। बहुमत से 35 कम विधायक हैं। ये बड़ी दिक्कत है, इसलिए सरकार उद्धव ठाकरे के लिए बहुमत साबित करना बहुत मुश्किल होगा। अगली सूरत देखिए, बीजेपी के पास 106 विधायक है, शिंदे गुट के पास 40 विधायक है, निर्दलीय 20 और कुल 166 विधायक। अभी बहुमत से
22 ज्यादा है, यानी बीजेपी अगर सरकार बनाती है तो बीजेपी के पास बहुमत से 22 ज्यादा विधायक होंगे इस स्थिति में। लेकिन साथ ही साथ बड़ी चीज ये, क्या शिंदे इस तैयारी में? क्योंकि बीजेपी कह रही है शिंदे जो विधायकों को लेके गए हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। शिंदे कल कह चुके हैं हमारे पीछे एक बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है। तो आखिर बड़ी ताकत क्यों, कौन सी है? बीजेपी आखिर ये क्यों कह रही है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं? बीजेपी नहीं, बाकी और नेता भी कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं, शिंदे क्या किंग न बने, किंग मेकर बन सकते हैं क्या? क्या शिंदे मुख्यमंत्री बना सकते हैं? शिंदे की बगावत के बाद टूट की कगार पर इस वक्त शिवसेना है। क्या तैयारी यह है कि शिवसेना अपने पैरों पर दोबारा न खड़ी हो पाए? ठाकरे, उद्धव ठाकरे की सेना, उद्धव के भावुक स्पीच के बाद भी बागी विधायक वापस नहीं आ रहे हैं, वो अभी भी अड़े हुए हैं। लगातार महाराष्ट्र से गुवाहाटी पहुंच रहे हैं ये बागी विधायक, और विधायकों के साथ शिवसेना के कई सांसद भी नाराज हैं। इतना ही नहीं, 10 से ज्यादा सांसद शिंदे गुट के साथ हैं। एक बात समझ लीजिए, शिंदे को अगर पूरी पार्टी, खुद की पार्टी बनानी है तो उन्हें सिर्फ विधायक नहीं, उन्हें सांसद भी चाहिए, उन्हें लोकल लीडर्स भी चाहिए, इसके लिए उन्हें जिला स्तर के नेता भी चाहिए। सांसदों के पाला बदलने से राष्ट्रपति चुनाव पर भी असर पड़ेगा, और 60 वार्ड में भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में है। शिवसेना ने कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई है, खबर यह भी है। लेकिन आइए एक आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं कि कैसे शिंदे क्या किंग भले न बने, किंग मेकर बन सकते हैं क्या? जरा रिपोर्ट देखिए। एकनाथ शिंदे, किसने सोचा था 3 दशक पहले ठाणे में ऑटो रिक्शा चलाने वाला शख्स एक दिन पूरे महाराष्ट्र का किंग मेकर बन जाएगा। तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलं, जिस जोशीले लड़के को शिवसेना नेता आनंद सिंघे ने उंगली पकड़कर राजनीति का रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर शिंदे इतना आगे निकल चुके हैं कि शिवसेना ही आज शिंदे के सामने सरेंडर दिख रही है। शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 को हुआ। शिंदे की कर्मभूमि महाराष्ट्र का ठाणे रही। ठाणे में ही एकनाथ शिंदे ऑटो चलाते थे। शिंदे पहले शिवसेना शाखा प्रमुख चुने गए, फिर ठाणे म्यूनिसिपल के कॉर्पोरेटर चुने गए। 2004 में पहली बार ठाणे से विधायक बने एकनाथ शिंदे ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 4 बार ठाणे से विधायक चुने गए। फडणवीस सरकार से लेकर उद्धव सरकार तक शिंदे का कद लगातार बढ़ता चला गया, और फिर ऐसा दिन भी आया जब महाराष्ट्र में शिवसेना मतलब शिंदे सेना समझा जाने लगा। सर्व एक मतदान आम्ही आमचे गटनेते एकनाथजी भाऊ शिंदे यांना देत आहोत। शिवसेना के अंदर शिंदे ने ऐसी पैठ बनाई कि सीधे मातोश्री को चुनौती दे दी, और नतीजा ये हुआ कि ठाकरे परिवार के इकलौते मुख्यमंत्री को भी सीएम आवास छोड़ना पड़ा। ये देखिए बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर आपको उस समय की दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर उस समय की जब बाला साहेब ठाकरे थे और एकनाथ शिंदे भी वहां पर नजर आ रहे हैं। आदित्य ठाकरे को आप देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे को आप देख रहे हैं, और ये आज की तस्वीर जब एकनाथ शिंदे ने शक्ति प्रदर्शन किया गुवाहाटी में, किस तरीके से ये वीडियो बनाया और ये वीडियो बना के ये जता दिया कि ये सभी जो विधायक हैं ये एकनाथ शिंदे के साथ हैं, उनके गुट में हैं, और सीधे सीधे लगातार बार बार एकनाथ शिंदे इसी तरीके से वीडियो जारी करते आए हैं, अपनी बात कहते आए हैं। ये देखिए, ये वो वीडियो दिखा रहे हैं हम आपको जब एकनाथ शिंदे ने इस वीडियो को बनाया और जारी किया गया। जब सवाल उठने लगे कि क्या विधायक उनके संपर्क में है, यानी कि शिवसेना के संपर्क में, उसके बाद ये वीडियो जारी किया गया था ताकि पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि एकनाथ शिंदे के पास जो विधायक है वो 40 से ज्यादा है। आपको बता दें कि ये विधायकों का जो नंबर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये लगातार जो विधायकों के गुवाहाटी पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये शिंदे ने जो वीडियो जारी किया था उस वक्त का ये वीडियो है। इसमें आप देख सकते हैं 1, 2, 10, 20 नहीं बल्कि
कई विधायक हैं, 40 से ऊपर विधायक हैं। यानी कि देखिए, ये भी दावा किया गया था शिंदे गुट की तरफ से कि दल बदल कानून भी हमारे ऊपर लागू नहीं होता क्योंकि हमारे पास 40 से ज्यादा विधायक हैं। तो पूरी तरीके से प्रखर मजबूती के तौर पर मजबूती से एकनाथ शिंदे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो उस वक्त दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था वो वीडियो बाला साहेब ठाकरे के साथ, जब एकनाथ शिंदे वहां पे मौजूद थे। शिवसेना में पहली बार बगावत नहीं हुई। मैं आपको बताऊं, शिवसेना में इससे पहले भी बगावत हो चुकी है। शिवसेना में 2014 में भी बगावत हुई थी इससे पहले। जी हां, 2000 तो एक बार फिर से वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, शिवसेना में पहले भी बगावत हुई है। शिवसेना में शिंदे ने 2014 में भी बगावत की थी। ये हम आपको बता रहे हैं। उद्धव और फडणवीस के नाम पर सहमत नहीं थे। उद्धव ठाकरे जो थे वो फडणवीस के नाम पर सहमत नहीं थे। उद्धव तब गडकरी को सीएम बनाना चाहते थे। ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शिंदे गुट के 25 विधायकों ने बगावत उस समय भी की थी। ये आपको बता रहे हैं। देखिए, पहली बार नहीं, इससे पहले भी बगावत हो चुकी है। एनसीपी बीजेपी को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार थी। ये भी बड़ी बात आपको बता रहे हैं। देखिए, एनसीपी की एंट्री के बाद उद्धव ने बीजेपी को समर्थन दिया। यानी कि एनसीपी की जब एंट्री हुई उसके बाद समर्थन बीजेपी को दिया। सरकार बनने के बाद भी शिवसेना में गुटबाजी बनी रही। ये बड़ा लॉस यहां पर रहा उद्धव ठाकरे को। उद्धव गुट बीजेपी की नीतियों पर आक्रामक था। यानी कि बीजेपी की जो भी नीतियां थी वो पसंद नहीं करता था। शिंदे गुट बीजेपी के समर्थन में बयानबाजी करते रहते थे और ये बात कई बार देखी भी गई थी। तो देखिए, शिवसेना में पहले भी बगावत हुई है, ये हमने बताया। और आगे चलेंगे सीधे सैयद सोहेल के पास। ये भारत की बात है। संपर्क टूट गया, लेकिन उनके पास जाएंगे, सोहेल के पास जाएंगे सीधे ग्राउंड जीरो से। वो ये भारत की बात है कर रहे हैं, लेकिन आपको ये तस्वीरें हम लगातार पहले दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर महाराष्ट्र की सियासी जो पारा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इधर उद्धव ठाकरे जो हैं वो भी लगातार यहाँ पर दावा पेश कर रहे हैं। संजय राउत, जिनके तेवर पहले नर्म पड़ रहे थे पहले ही दिन, वो अब चुनौती देते हुए अचानक से नजर आ रहे हैं। और देखिए, लगातार बीजेपी जो है वो अपने आप को पीछे खींचती हुई नजर आई। लेकिन बीजेपी ने किस तरीके से ये महा प्लान बनाया है ये भी आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। शिवसेना में घमासान के बीच बीजेपी पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रही है, ये आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस कल गठबंधन पार्टियों से भी मिलेंगे। 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है बैठक के लिए। रामदास अठावले से मुलाकात करेंगे। आरपीआई नेता रामदास अठावले की फडणवीस से मुलाकात कल सुबह 11 बजे होनी है। तो उसमें क्या होगा इस पर भी नजर रहेगी। कल सुबह 11 बजे अठावले और फडणवीस की जो मुलाकात होगी, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी कि क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि देखिए, इसी से पता चल रहा है कि बीजेपी पूरी तरीके से एक्शन में। बीजेपी अब भी अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। यानी कि जो बीजेपी पहले कह रही थी वो ही आज भी कह रही है। चंद्रकांत पाटिल ने शिवसेना का आंतरिक मामला इसको बताया है। बीजेपी एमएलसी ने राज्यपाल को भी खत लिखा है। सोहेल के पास सीधे चलेंगे। उठिए सोहेल। तकनीकी खराबी की वजह से आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुंबई से जो खबर है उसकी अपडेट हम आपको पल पल देंगे। आज की एक और बड़ी खबर है जो शायद मुंबई की सियासी खबरों के बीच कहीं दब गई। खबर यह है कि राष्ट्रपति उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। 2 उम्मीदवार, कौन कितना दमदार, सभी ये जानना चाहते हैं। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज एनडीए की उम्मीदवार जो है द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ अन्य नेताओं के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे जब एनडीए की उम्मीदवार
नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंची थी। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति की उम्मीदवार, उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्यूमेंट साइन किए हैं। क्यों साइन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के डॉक्यूमेंट? आइए जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाता हूं। दरअसल द्रौपदी मुर्मू जो है ये राष्ट्रपति पद के लिए इन्होंने नामांकन भरा है। एनडीए के अलावा अन्य दलों के नेता भी इस वक्त मौजूद थे। आपको बताऊं वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल के नेता भी मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू ने 4 सेटों में अपना ये नामांकन दाखिल किया है। मुर्मू की राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए 8 प्रस्तावक बने और दिलचस्प ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह प्रस्तावक बने हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह भी प्रस्तावक बने हैं। अब आइए जरा सुनवाता हूं आपको जो एनडीए की उम्मीदवार हैं। चुनाव बेशक न जीती हो लेकिन दावेदारी उनकी सबसे ज्यादा मजबूत है। उनकी बेटी इतिश्री अपनी मां के बारे में और देश की भावी राष्ट्रपति हो सकती हैं, उनके बारे में क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए जरा। ये तो बहुत ही अकल्पनीय था क्योंकि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है और ये बहुत ही हम लोग अभी भी सदमे में हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे साथ, या फिर वो खुद भी हैरान हैं कि हाँ काम तो वो कर रही थी लेकिन इतना बड़े पोस्ट के लिए उनको चुना जाएगा उसके लिए उन्होंने कभी नहीं सोचा था। हम तो बहुत छोटे थे, हम उनका संघर्ष नहीं देखे हैं, लेकिन जो वो अपना शेयर करती हैं वहीं से हम लोग को पता है कि वो पढ़ाई के लिए जहाँ पर रोड नहीं थे, रास्ता नहीं थे, भुवनेश्वर आके उन्होंने पढ़ाई की, अपनी पढ़ाई पूरी की। तो उनका बहुत ही दारिद्र्य में था कि वो लोग खुद का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे पढ़ाई। और आइए अब आपको दिखाते हैं राष्ट्रपति उम्मीदवार मुर्मू को एनडीए के बाहर से भी समर्थन मिल रहा है और यही बीजेपी चाह रही थी कि अपने उम्मीदवार को जिताना है तो कुछ ऐसे दल हैं, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनके समर्थन के बिना यह संभव नहीं था। लेकिन अब ये कैसे मुमकिन होगा ये आपको बताऊं। नामांकन दाखिल करने से पहले मुर्मू ने संसद में महात्मा गांधी और उनकी प्रतिमा और डॉक्टर अंबेडकर और बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और उसके बाद ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर और बिरसा मुंडा की प्रतिमाओं पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। लेकिन इसके उलट दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं विपक्ष के उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए जो है वो है यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा पूरी तरह से एक्शन में है। जीत हार तो नतीजे आने के बाद पता चलेगा, लेकिन आपको बताऊं कि 2 उम्मीदवार जो मैदान में है वो कौन है। देखिए जरा, जो एनडीए की उम्मीदवार है वो शिक्षक से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनी है और यशवंत सिन्हा प्रोफेसर से राष्ट्रपति उम्मीदवार बने। जो द्रौपदी मुर्मू जी है उनकी उम्र 64 साल है, यशवंत सिन्हा जी की उम्र 84 साल है। मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज में उनका जन्म हुआ। यशवंत सिन्हा का जन्म बिहार के पटना में हुआ। शिक्षक से करियर की शुरुआत की द्रौपदी मुर्मू ने और पटना विश्वविद्यालय में 1960 तक यशवंत सिन्हा प्रोफेसर रहे। साल 1997 में पार्षद बनी द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा साल 1960 में आईएएस अधिकारी बने। मुर्मू रायरंगपुर से 2 बार बीजेपी की विधायक बनी है और 1988 में जनता पार्टी से सांसद बने यशवंत सिन्हा। मुर्मू एक बार मंत्री रह चुकी हैं आपको बताऊं और यशवंत सिन्हा 1990-91 में चंद्रशेखर सरकार में मंत्री रहे हैं। 2000 में स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री रही है मुर्मू और जून 1996 में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने यशवंत सिन्हा। 2002 में मत्स्य पालन राज्य मंत्री रही मुर्मू और मार्च 1998 में अटल सरकार में मंत्री बने हैं यशवंत सिन्हा। 2006 में से 2009 के बीच ओडिशा बीजेपी में एसटी मोर्चा की अध्यक्ष रही मुर्मू और जुलाई 2002 में अटल सरकार में विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा। उसके बाद 2007 में ओडिशा की सर्वश्रेष्ठ विधायक बनी है मुर्मू। 2018 में लोकतंत्र का हवाला देकर बीजेपी छोड़ी है उन्होंने। आइए अब आपको सुनवाते हैं जरा कुछ पॉलिटिकल बयान, गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि सुदर्शन पटनायक की वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो उन्होंने समंदर के किनारे, जो आप देख रहे हैं समंदर के किनारे
सुदर्शन पटनायक ने, सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने उड़ीसा के पुरी में रेतों से द्रौपदी मुर्मू की छवि को उकेरा है और इस कलाकृति के जरिए द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं दी और साथ में मेरा भारत महान भी उन्होंने लिखा है। एक ऐसा देश है जो अपने सबसे निचले पायदान पर खड़े समाज को देश का पहला नागरिक बनाने का कदम उठाया है। तो फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। महाराष्ट्र की सियासत में इसी तरह हलचल अगले कुछ दिनों तक चलती रहेगी। पल पल का अपडेट मुंबई से आपको रिपब्लिक भारत सबसे पहले देता रहेगा। लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों में। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं। मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा।